वो बॉम्ब आज भी वहाँ 50 मीटर जमीन के अंदर धंसा हुआ है। मिस्टर एम्बेसडर, आज आपकी स्विमिंग कैसी रही? कहीं आपका पैर गलती से बॉम्ब से तो नहीं लग गया जब आप स्विमिंग कर रहे थे? काश लग जाता। मैं दोहराना चाहूंगा कि एक हाइड्रोजन बॉम्ब जो हिरोशिमा वाले बॉम्ब से 75 गुना ज्यादा ताकतवर था, वो लगभग 3 महीनों तक गायब था और एक स्विच दबाने से पूरा नॉर्थ कैरोलिना उड़ जाता। और उस समय डिफेंस डिपार्टमेंट इस पर झूठ बोल गई। बॉम्ब के एक हिस्से से यूरेनियम चोरी हो गया। 50 साल से ज्यादा हो गए और वो 1 मेगा टन का हाइड्रोजन बॉम्ब आज भी सतह से 4 किलोमीटर नीचे समुद्र तल पर पड़ा हुआ है। और मामला इतना सीरियस हो गया था कि न्यूक्लियर कोड्स वाला ब्रीफकेस रशियन प्रेसिडेंट बोरिस एल्सिन तक पहुंच गया था। परमाणु हथियारों के आविष्कार के बाद इंसान कई बार लगभग खुद को खत्म ही कर चुके हैं। ये वीडियो बस उन्हीं कुछ हादसों के बारे में है जब न्यूक्लियर बॉम्ब्स या मिसाइल गलती से डेटोनेट हो गए, हाइड्रोजन बॉम्ब्स गायब हो गए और बस कुछ गलत अलार्म की वजह से वर्ल्ड वॉर 3 बस शुरू ही हो गई थी। बात है जनवरी 1966 की। एक B-52 एयरप्लेन स्पेन के तट पर चक्कर लगा रहा था। उसमें 4 हाइड्रोजन बॉम्ब थे, जिसमें से हर एक हाइड्रोजन बॉम्ब हिरोशिमा में गिरे बॉम्ब से 75 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। अब आपको ये अजीब लग सकता है, पर 1960 के समय जब कोल्ड वॉर अपने चरम सीमा पर थी, ऐसा होना काफी आम बात थी। दरअसल ये अमेरिका के एक मिलिट्री प्रोग्राम क्रोम डोम का हिस्सा थे, जिसमें बॉम्बर्स अमेरिका के साथ साथ सोवियत के बॉर्डर पर भी चक्कर लगाते रहते, हाइड्रोजन बॉम्ब्स को लोड करके। उनका ऐसा मानना था कि अगर सोवियत्स पहले हमला करते हैं तो हमारे बॉम्बर्स वहां पहले से ही निशाने पर तैनात होने चाहिए, जिससे अमेरिका उन्हें फौरन ही जवाब दे पाए। बॉम्बर्स ने नॉर्थ कैरोलिना से उड़ान भरी। उनका प्लान था अटलांटिक महासागर पार करते हुए सोवियत यूनियन के बॉर्डर्स पर होकर वापस घर तक आना। प्लेन 24 घंटे से ज्यादा समय के लिए हवा में रहने वाला था। फ्लाइट इतनी लंबी थी कि उन्हें 2 बार हवा में ही फ्यूल भरना पड़ा। इतनी लंबी फ्लाइट्स, हवा में ही रिफ्यूलिंग, ऐसी फ्लाइट्स लगभग रोज होती थी। पहली रिफ्यूलिंग तो आराम से हो गई। उसके बाद प्लेन सोवियत बॉर्डर से वापस आ रहा था, तब उसे दोबारा रिफ्यूल करना था। इसीलिए सुबह 10:30 बजे स्पेन के तट पर बसे एक छोटे से मछुआरों के गांव पालो मरेज के ऊपर रिफ्यूलिंग टैंकर B-52 के ऊपर आगे आ जाता है। लैरी मेसिंगर बॉम्बर प्लेन के पायलट ने बताया कि हम थोड़ा ऊपर टैंकर के नजदीक आ गए थे और हम थोड़ा तेज गति से ही जा रहे थे। एक प्रोसीजर होता है जहां पर फ्यूल ट्रांसफर करने वाला इंसान अगर कोई गड़बड़ हो जाती है तो वो कहता है कि दूर करो, दूर करो, दूर करो, और आपको जल्दी से थ्रोटल्स को काट करके फेंक देना होता है। पर उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसीलिए हम टैंकर से नीचे उतर रहे थे और फिर अचानक से कुछ हुआ। वो किसी तरह का धमाका था। दोनों प्लेन्स टकरा गए थे। बूम आर्म जिसमें रिफ्यूलिंग नोजल लगा होता है, वो B-52 से टकरा जाता है और उसका लेफ्ट विंग उखाड़ फेंकता है। धमाका इतना बड़ा होता है कि 1.5 किलोमीटर दूर उड़ रहे दूसरे B-52 को भी दिख जाता है। रिफ्यूलिंग टैंकर पर मौजूद 4 आदमी और B-52 पर मौजूद 7 में से 3 की मौत वहीं हो जाती है और 4 बॉम्ब्स प्लेन से गिर जाते हैं। उनमें से प्रत्येक बॉम्ब में 1.1 मेगा टन TNT भरा हुआ था, जो हिरोशिमा में गिरे बॉम्ब से 75 गुना ज्यादा है। एक हाइड्रोजन बॉम्ब को अपनी ज्यादातर ताकत ट्रिटियम और ड्यूटेरियम के फ्यूजन से मिलती है, जो हाइड्रोजन के ही आइसोटॉप्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स के साथ। जब ये 2 आइसोटॉप्स फ्यूज होकर हीलियम बनाते हैं तो थोड़ा मास एनर्जी की फॉर्म में निकल जाता है, पर इस रिएक्शन को शुरू करने में ही बहुत एनर्जी लगती है। इसीलिए एक हाइड्रोजन बॉम्ब 3 बॉम्ब से बना होता है। एक कन्वेंशनल बॉम्ब जिसे डेटोनेट करने पर प्लूटोनियम फिजन बॉम्ब स्टार्ट होता है। फिजन से हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर और बहुत सारी एक्सरेज बनती हैं, जिससे फ्यूजन बॉम्ब ट्रिगर हो जाता है। इम्पैक्ट के दौरान उन 4 में से 2 बॉम्ब्स में कन्वेंशनल बॉम्ब्स डेटोनेट हो गए थे, पर क्योंकि फिजन रिएक्शन स्टार्ट होने के लिए एक्सप्लोजन सिमेट्रिक होना चाहिए, जैसा कन्वेंशनल बॉम्ब्स के इम्पैक्ट से डेटोनेट होने की वजह से नहीं हो पाया, इसीलिए फिजन और फ्यूजन बॉम्ब्स ट्रिगर नहीं हो पाए। फिर भी कन्वेंशनल एक्सप्लोजन से तबाह हुए प्लूटोनियम कोर ने 2.6 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को रेडियो एक्टिव एलिमेंट से दूषित कर दिया।
ये जगह आज तक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से दूषित है। इम्पैक्ट के बाद सभी गांव वालों को लोकल खाना खाने के लिए मना किया गया और आसपास के व्यापारियों को व्यापार करने से रोका गया। तीसरा बॉम्ब वहीं पे नदी के तल पे मिल गया, पर चौथा बॉम्ब वो खो गया। साउथ स्पेन के इस सुहाने मौसम में इस तट पर यही कहीं चौथा बॉम्ब गायब हुआ था और आज इस बात को लगभग 3 हफ्ते हो गए हैं। मिस्टर एम्बेसडर, आज आपकी स्विमिंग कैसी रही? कहीं आपका पैर गलती से बॉम्ब से तो नहीं लग गया जब आप स्विमिंग कर रहे थे? काश लग जाता। यूएस आर्मी की 29 शिप बॉम्ब की तलाश में लग गई थी, लेकिन फिर भी बॉम्ब को ढूंढने में कुल 81 दिन लग गए। मैं दोहराना चाहूंगा कि एक हाइड्रोजन बॉम्ब जो हिरोशिमा वाले बॉम्ब से 75 गुना ज्यादा ताकतवर था, वो लगभग 3 महीनों तक गायब था। और ये इकलौता ऐसा हादसा नहीं था। ऐसे एक्सीडेंट्स इतने कॉमन थे कि यूएस मिलिट्री ने इसके लिए खास नाम भी रखा था। D-Day क्लॉक बजने लगी। जरूर ही नेलिस एयरफोर्स बेस से कोई संदिग्ध ब्रोकन एरो मैसेज हो। इन्हें ये ब्रोकन अरेज कहते हैं। 1950 से 80 में हुए ऐसे 32 हादसों को पेंटागन खुद रिकॉग्नाइज करता है, जिनमें से 5 क्रोम डोम ऑपरेशन के दौरान हुए, जब B-52 हाइड्रोजन बॉम्ब ले जा रहे थे। 1961 क्रोम डोम ऑपरेशन का पहला साल। B-52 में फ्यूल लीक हुआ और वो नॉर्थ कैरोलिना में क्रैश कर गया। हादसे में 3 क्रू मेंबर्स चल बसे और प्लेन में 4 मेगाटन वाले 2 बॉम्ब्स थे, वो दोनों गिर गए। एक बॉम्ब का तो पैराशूट खुल गया तो वो सेफली लैंड कर गया, पर दूसरा इतना तेज गिरा कि उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। इस बार ये तो अच्छा रहा कि कन्वेंशनल एक्सप्लोजन शुरू नहीं हुआ था, इसीलिए नॉर्थ कैरोलिना रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम से दूषित होने से बच गया। पर बुरा भी यही हुआ कि कन्वेंशनल एक्सप्लोजन शुरू नहीं हुआ, क्योंकि इसका मतलब था कि हाइड्रोजन बॉम्ब बिल्कुल सही था और कभी भी पूरी फोर्स के साथ फट सकता था। 52 साल बाद उस हादसे को याद करते हुए लेफ्टिनेंट जैक, जिन्हें बॉम्ब को सेफली बंद करना था, वो कहते हैं कि जैसे ही हम दूसरे बॉम्ब की खोज में और गहरा खोदने लगे, मेरे एक साथी ने कहा, है लेफ्टिनेंट, हमें सेफ स्विच मिल गया है। मैंने कहा, ये तो बहुत बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ। इस पर उसने कहा कि वो ऑन है लेफ्टिनेंट। पर उस समय डिफेंस डिपार्टमेंट इस पर झूठ बोल गई और कहा कि ये स्विच ऑफ है, डरने वाली कोई बात नहीं है, ये अचानक नहीं फटेगा। फिर 2013 में पब्लिश्ड एक डीक्लासिफाइड रिपोर्ट ने बताया कि ये नहीं, ये बॉम्ब सच में आर्म था और एक स्विच दबाने से पूरा नॉर्थ कैरोलिना उड़ जाता। वैसे वो बॉम्ब आज भी वहां 50 मीटर जमीन के अंदर धंसा हुआ है। बॉम्ब गिरने के तुरंत बाद वहां हल्की बाढ़ आ गई, इसीलिए वो बॉम्ब निकाल तो नहीं पाए, पर ये इंश्योर करने के लिए कि कोई उस बॉम्ब को निकाले ना, इसीलिए मिलिट्री ने उसके चारों ओर 120 मीटर की दूरी पर कंक्रीट की वॉल बना दी। पेंटागन रिपोर्ट की माने तो उस जगह कोई रेडिएशन या कोई और खतरा नहीं है, पर बॉम्ब के एक हिस्से से यूरेनियम चोरी हो गया। ऐसे एक नहीं दर्जनों हादसे हुए, जैसे 1964 में ग्रीनलैंड में हुआ प्लेन क्रैश, जिसमें प्लेन में रखे चारों बॉम्ब्स आग में जल गए और फिर उस जगह का शुद्धिकरण करने में 4 महीने लग जाते हैं। उसी साल सोवियत की भी K-129 नामक 3 न्यूक्लियर वेयरहेड से लैस एक सबमरीन प्रशांत महासागर में डूब गई थी, जिसमें सभी 93 क्रू मेंबर्स मारे जाते हैं, पर इसका कुछ हिस्सा CIA द्वारा ढूंढ लिया जाता है। ऐसा ही एक हादसा 1965 में जापान के तट से लगभग 100 मीटर दूर हुआ था, जहां एक डगलस जेट, जिसमें एक हाइड्रोजन बॉम्ब तो था ही, वो ट्रेनिंग के दौरान एयरक्राफ्ट कैरियर से गिर गया था और फिर वो प्लेन, बॉम्ब और पायलट आज तक नहीं मिला। 50 साल से ज्यादा हो गए और वो 1 मेगा टन का हाइड्रोजन बॉम्ब आज भी सतह से 4 किलोमीटर नीचे समुद्र तल पर पड़ा हुआ है। ये उन कम से कम 6 खोए हुए बॉम्ब्स में से एक है, जिन्हें यूएसए कभी नहीं ढूंढ पाया। 1998 में रशिया के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रमुख अलेक्जेंडर लेबेट कहते हैं कि 1 किलो टन के 100 बॉम्ब्स गायब हैं, जिनका किसी को नहीं पता है। ब्रोकन अरोज हादसे में सबसे मशहूर वाला 1980 में हुआ था, जब ग्रामीण अरकासस इलाके में साइलो के अंदर एक टीम टाइटन 2 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पर रूटीन चेक्स कर रही थी। मिसाइल रेडी थी, फ्यूल भरी हुई, एक नोटिस पर लॉन्च के लिए तैयार। इसकी नोक पर 9 मेगा टन का एक हाइड्रोजन बॉम्ब रखा था। जब वहां एक वर्कर ऐसे ही घूम रहा था तो रजेट रेंच से एक सॉकेट नीचे गिर जाता है।
वो 24 मीटर नीचे गिरता है और फ्यूल टैंक से टकराकर उसमें छेद कर देता है और अत्यधिक ज्वलनशील रॉकेट ईंधन पूरे साइलो में लीक करने लगता है। मिशन कॉम्प्लेक्स और आसपास के इलाके खाली किए जाते हैं, पर कुछ मिलिट्री पर्सनल वहीं उसे डिफ्यूज करने के लिए रुक जाते हैं। वहां पर मेंटेनेंस टीम को इंजन चालू स्थिति में और साइलो में बढ़ते वेपर कंसंट्रेशन के इंडिकेशंस मिले थे। रात में 3 बजे फ्यूल टैंक पंक्चर होने के 8.5 घंटे के बाद हुए फ्यूल में आग लगने से धमाका होता है, जिसमें 1 मौत और 21 लोग घायल हो जाते हैं। 740 टन का गेट जिससे साइलो सील थी, वो 60 मीटर ऊपर उड़ जाता है और कहीं 200 मीटर दूर जाकर गिरता है। वॉरहेड जिसमें कि बॉम्ब था, वो भी 30 मीटर दूर जाकर गिरा, पर लकीली बॉम्ब चालू नहीं हुआ था। जरा सी चूक से हम मारे जाते और ऐसे कुछ हादसे ही हमें पता है। पेंटागन की 32 एरो लिस्ट में से एक जो स्प्रिंग 1968 में हुआ था, वो तो आज भी क्लासिफाइड है। हर न्यूक्लियर पावर वाले देश में ऐसे कई हादसे होंगे जहां जरा सी चूक से हाहाकार मच जाता और जिनके बारे में जनता कुछ भी नहीं जानती। एक गलती से छोटी मिसाइल से सिर्फ तबाही का ही डर नहीं होता, डर इसका होता है कि कोई देश इसे गलत समझकर परमाणु युद्ध का ऐलान न कर दे। जरा सोचिए 1966 में अगर वो हाइड्रोजन बॉम्ब स्पेन के तट पर गिरने की जगह सोवियत के बॉर्डर के आसपास गिर जाते तो। मानवता कई बार परमाणु युद्ध के कगार पर आई है, पर अब तक हम भाग्यशाली रहे हैं। हम परमाणु युद्ध के सबसे करीब साल 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान थे, जब यूएस नेवी सोवियत सबमरीन को सतह पर लाने के लिए लगातार पानी में सिग्नल छोड़ने लग रही थी। इससे सबमरीन में टेंशन बढ़ रही थी और क्योंकि वो कई दिनों से मॉस्को से कांटेक्ट में भी नहीं थे, इसलिए सबमरीन के कप्तान को लगा कि जंग शुरू हो गई है और वो न्यूक्लियर टॉर्पीडो छोड़ने भी वाले थे। पर लॉन्च शुरू करने के लिए तीनों हेड की सहमति चाहिए थी, जिसमें से 2 तो मान गए थे, पर तीसरे शख्स वसीली आर्खिपोव इसके खिलाफ थे। यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच होने वाला एक घमासान न्यूक्लियर युद्ध सिर्फ एक इंसान के सही फैसला लेने से रुक गया। हिस्टोरियन आर्थर श्लेसिंगर बाद में लिखते हैं कि ये बस कोल्ड वॉर का ही सबसे भयानक पल नहीं था, बल्कि ये पूरी मानवता के इतिहास का सबसे भयानक पल था। और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान जब यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच टेंशन सबसे ज्यादा चल रही थी, तब भी दोनों देशों ने हाई एल्टीट्यूड न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए। यूएस ने प्रशांत महासागर में 410 किलोटन के बॉम्ब का परीक्षण 50 किलोमीटर और एक छोटे 7 किलोटन बॉम्ब का परीक्षण 147 किलोमीटर ऊपर किया। सोवियत यूनियन द्वारा किए गए 300 किलोटन परीक्षणों में से 2 स्पेस में किए गए थे। इन हरकतों को जस्टिफाई करना मुश्किल है, पर क्या होता अगर इन टेस्ट्स को युद्ध की दुहार समझकर सामने वाला देश जंग शुरू कर देता? क्योंकि फॉल्स अलार्म होते हैं, पर वो स्पेस में न्यूक्लियर टेस्ट करने जितनी टेंशन क्रिएट नहीं करते। 26 सितंबर 1983 के दिन सोवियत के सैटेलाइट बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम ने एक इंटरबैलिस्टिक कॉन्टिनेंटल मिसाइल लॉन्च होती डिटेक्ट की। उनकी नीति के अनुसार अगर कोई भी इनबाउंड मिसाइल डिटेक्ट होती है तो तुरंत यूएसए के खिलाफ पलटवार हमला शुरू कर देना चाहिए। इससे दुनिया भर में जंग शुरू हो जाती। पर उस दिन लॉन्च डिटेक्ट होने के समय ड्यूटी पर बैठे सोवियत ऑफिसर स्टैनिस्लाव पेट्रोव को रीडिंग कुछ ठीक नहीं लगी। उनका मानना था कि अगर यूएसए पहला हमला करता तो सिर्फ 1-2 नहीं, दर्जनों आईसीबीएम एक साथ छोड़ता। डिटेक्शन सिस्टम ने फिर यूएसएसआर की ओर से आती हुई 4 और मिसाइल का सिग्नल दिया, पर पेट्रोव ने इन्हें भी ग्लिच समझकर खारिज कर दिया। और पेट्रोव सही भी थे, उन्होंने सही फैसला लिया। उनकी इसी साफ और दूरदर्शी सोच ने उस दिन करोड़ों जानें बचाई। एक्चुअली वार्निंग सिस्टम खराब था, वो ऊपर बादलों से रिफ्लेक्ट हुई रोशनी को मिसाइल समझ रहा था। इस हादसे के बाद पेट्रोव जल्दी रिटायर हो गए और बाद में उन्हें नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। एक और बार ऐसा 25 जनवरी 1995 को हुआ जब वैज्ञानिकों ने नॉर्वे के तट से एक रॉकेट लॉन्च किया था। वो रॉकेट नॉर्दर्न लाइट्स का अध्ययन करने गया था, पर रशियन सिस्टम को लगा कि वो मिसाइल है, क्योंकि उसका उड़ने का पैटर्न और रफ्तार एक सबमरीन से निकली ट्राइडेंट आईसीबीएम जैसा था। और मामला इतना सीरियस हो गया था कि न्यूक्लियर कोड्स वाला ब्रीफकेस रशियन प्रेसिडेंट बोरिस एल्सिन तक पहुंच गया था। मुझे लगता है कि लोगों के अनुसार
परमाणु हथियार का सबसे बड़ा खतरा उन्हें चलाने की जल्दबाजी है। वैसे यह भी मानना है कि जब तक देश बस हथियारों को रखते हैं, यूज नहीं करते, तब तक वो इसे दिखाकर खुद को सेफ कर सकते। पर इन सभी हादसों से पता चलता है कि परमाणु हथियार का सबसे बड़ा खतरा किसी एक्सीडेंट के होने से है। अभी तक तो मानवता भाग्यशाली रही है, पर भाग्य भी कब तक साथ देगा। पर एक आशा की किरण भी है। 1986 में दुनिया भर में 70,000 से ज्यादा परमाणु हथियार थे, जो अब घटकर सिर्फ 12,705 रह गए हैं और अब भी घट रहे हैं। पर जब तक ये सारे खत्म नहीं हो जाते, मानवता का भविष्य सुरक्षित नहीं है।